स्वागत स्वागत है। स्वागत है। चार पंक्तियां मैं आप तक पहुंचा दी हूँ। बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है और भूतोड़िया परिवार, मोहन जी, घनश्याम जी, आप सबकी मेहनत को मैं प्रणाम करती हूँ। चार पंक्तियां इस टीम के नाम पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। हथेली की लकीरों में न कुछ जादूगरी होगी, न माथे पर मुकद्दर की कोई सिलवट खरी होगी, पसीना ही हमेशा से तुम्हारा तय करेगा ये, पसीना ही हमेशा से तुम्हारा तय करेगा ये, तुम्हारी कामयाबी की फसल कितनी हरी होगी, कामयाबी। मेहनत का आज भी सचमुच कोई विकल्प नहीं है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं क्योंकि प्रेम की कवित्री हूँ, प्रेम की कविताएं लिखती हूँ, जहाँ कहीं भी जाती हूँ अक्सर लोग कहते हैं कि प्रेम जैसा कुछ नहीं होता, मगर मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम कोई अलग से अनुभूत करने वाली चीज नहीं है। प्रेम का अर्थ है इंजीनियरिंग की डिग्री पर IIT का स्टाफ होना। प्रेम का अर्थ है किसी स्वादिष्ट मिठाई पर चांदी का फर्क चढ़ाना। प्रेम का अर्थ है रेशम की साड़ी पर जरी का काम होना, या फिर दो भोली भाली आंखों में काजल का। इतनी सी बात है, कोई भी चीज जो आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है वो प्रेम होती है। तब ये चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, मंच का भी ध्यान चाहूंगी। पढ़ स्वागत। प्रीत से जब जगी बावरी हो गई, प्रीत से जब जगी बावरी हो गई, एक कसौटी को छूकर खरी हो गई, एक सूखे हुए बांस का अंश थी, मैं तो सूखे हुए बांस का अंश थी, कृष्ण ने जब छुआ बांसुरी हो गई, कृष्ण ने जब छुआ बांसुरी हो। हिंदुस्तान राधा, मीरा, सीता, सती, सावित्री का देश है और इतिहास गवाह है इस देश में महिलाएं अगर अपनी पर आ जाएं तो यमराज से वे अपने पति के प्राण वापस ले आती हैं, ताकि जीवन भर आराम से उसके प्राण पी सके। ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, इसमें किसी देवता की उपस्थिति में हमें स्वीकार है। अपना काम हम जानते हैं, कैसे करते हैं वो आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिए। हम ही राहें बनाते हैं, हम ही दुश्वार करते हैं, सजा भी जानते हैं पर खता हर बार करते हैं, किसी से प्यार करते हैं तो उस पर जान देते हैं, किसी से प्यार करते हैं तो उस पर जान देते हैं, किसी की जान लेनी हो तो उसको प्यार करते हैं, किसी की। हमारा सारा काम प्यार मोहब्बत से हो जाता है। महिलाएं बहुत शांति प्रिय स्वभाव की होती हैं। आपने तमाम खबरें सुनी होंगी, आतंकवादियों ने यहाँ बम फोड़ दिया, इतने लोग मार दिए। मैं कहती हूँ सब आतंकवादियों का ब्याह करा। जिस आदमी को अपने जीवन के कलेसों से फुर्सत नहीं मिलेगी वो किसी और का क्या करेगा, है ना। अच्छा, जान लेने से याद आया, अभी एक दिन मेरे पतिदेव मेरे पास आए और कहने लगे, पता है कल रात मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने कहा क्या देखा? बोले मैंने देखा कि तू मर गई है। मैंने कहा अच्छा, और क्या देखा? बोले मैंने देखा कि तू मर गई है और मैं जार जार रो रहा हूँ। मैंने कहा बावले आदमी, दुनिया की कौन सी औरत को अपने पति को रुलाने के लिए मरने की जरूरत पड़ती है? बहुत अच्छे मनीषा, टुच्चे कामों के लिए जान देंगे हम, ये तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है, हम पुरुषों की तरह नहीं। अब एक दिन कहने लगे तुम पार्लर जाती हो, इतना मेकअप कराती हो, फिर भी दिखती तो वैसी ही हो। मैंने कहा मैं पार्लर मेकअप कराने जाती हूँ, प्लास्टिक सर्जरी नहीं। अब वो तो अच्छा हुआ इन पुरुषों में सुंदर दिखने की ना ख्वाहिश है ना गुंजाइश। बहुत अच्छे। हाँ, मतलब दो लोग पार्लर जाते तो कितना खर्चा होता, और उस पर भी इन सबका तो वेस्ट ही जाता, कोई फायदा नहीं। मगर फिर भी ऐसी बातें ये लोग करते हैं। अभी करवा चौथ पे पूछने लगे कि तुम महिलाएं ये करवा चौथ का व्रत किस लिए करती हो, हमसे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए। मैंने कहा नहीं, हम महिलाओं को पोछा हो या पति लंबे समय तक चलाने की आदत है। हाँ,
अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर से अपने पति की बुराई कर रही हूँ। हाँ। इतना बुरा था तो मैंने ब्याह ही क्यों किया। दरअसल क्या है, विकल्पों के अभाव में महिलाएं ऐसा करती हैं। आप इस बात को ऐसे समझिए कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये सब देख लेने के बाद ये हमारा नोटा है। हाँ, जिसे हम नोटा का जवाब नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं गीत पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, स्वागत। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और अंतिम जो मंत्र मैं महिलाओं को देकर जाना चाहती हूँ वो ये है कि देखिए, आपका पति रेलगाड़ी की तरह होना चाहिए। अच्छा। शोर चाहे जितना मचाए, चले हमेशा लाइन पर। कम से कम महिलाओं की ताली तो इस पर आनी चाहिए। आप लोग अगली पंक्तियों में बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि आप ताली नहीं बजा सकते। हाँ। बजाइए एक बार। आइए, मैं एक गीत विशेष सुनाना चाहती हूँ। हंसी मजाक की बातें पूरी रात की जा सकती हैं, लेकिन मेरा मन है कि मैं साहित्य की धरती पर आई हूँ, एक अच्छा गीत सौंपकर आपको जाऊँ। और गीत बेटी की विदाई का है, लेकिन इसमें रोने वोने जैसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे मूड में इस गीत को लिखा है कि ये गीत मुस्कुराते हुए आंसुओं का गीत बन पड़ा है। क्या बात। मैं गीत पढ़ना चाहती हूँ और विशेषकर महिलाओं की इसमें उपस्थिति चाहती हूँ, उनकी सहभागिता चाहती हूँ, पढ़ती हूँ। स्वागत मनीषा। करूंगी पूरा पूरा प्रेम, करूंगी पूरा पूरा प्रेम, करूंगी पूरा पूरा प्रेम। केवल कुछ दिन और लिखूंगी, केवल कुछ दिन और लिखूंगी बाबुल का सरनेम। हाय हाय, वाह 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 वाह। अपने आंगन में हुए किसी भी बिटिया के ब्याह को याद करना और फिर ये गीत पढ़िए, सुनिएगा। करूंगी पूरा पूरा प्रेम, केवल कुछ दिन और लिखूंगी बाबुल का सरनेम। करूंगी पूरा पूरा प्रेम, आंगन का झूला गोदी में भर कर कहता मुझसे, आंगन का झूला गोदी में भर कर कहता मुझसे, जितना पाएगी उतना ही छूट रहा है तुझसे। चौरे की तुलसी ने मुझको आज निहारा दिन भर, बिटिया हम दोनों एक जैसे घर में घर से बाहर। क्या कहने यहाँ। पिंजरे का मिट्टू कहता है, पिंजरे का तोता कहता है, हम दोनों है सही। वाह वाह वाह। पिंजरे का मिट्टू कहता है, हम दोनों है सही। हाँ जी हाँ, पूरा पूरा प्रेम। बहुत अच्छे मनीषा, वाह। केवल कुछ दिन और लिखूंगी बाबुल का सरनेम, करूंगी पूरा पूरा। जिस घर में आपने 20-25 साल बिताए होते हैं, उस घर की हर एक चीज आपको विदाई दे रही होती है। सुनिए। सौंप रही है मुझको मेरा बचपन एक अलमारी, हाय हाय। गुड़िया के शीशे ने हंसकर मेरी नजर उतारी, हद से ज्यादा मुस्काती है मेरी प्यारी सखियाँ, इनसे ज्यादा बोल रही है इनकी भोली अखियाँ। काश घड़ी गायब कर देता, काश घड़ी गायब कर देता पोशंपा का गेम। क्या कहने वाह। ये खेल आप सबने जरूर खेला होगा। काश घड़ी गायब कर देता पोशंपा का गेम। हाँ जी हाँ, पूरा पूरा प्रेम, बस कुछ दिन ही और लिखूंगी बाबुल का सरनेम, करूंगी। जमाना चाहे जितना बदल जाए, बेटियां हमेशा बेटियां होती है, बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। सुनिएगा। स्वागत। मेरे सपनों से ऊंचा है शादी का शमियाना, क्या कहने। मेरा अंबर मांग रहा है पंखों का नजराना, मुझको देख सुबह से खिलते। आवाज एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं फिर से बंद शुरू। स्वागत स्वागत स्वागत। मेरे सपनों से ऊंचा है शादी का शमियाना, मेरा अंबर मांग रहा है पंखों का नजराना, मुझको देख सुबह से खिलते रात सरीखे भरते, लेकिन
बेटी तो बेटी है, माँ बाबा क्या क्या कहने, आहा दादी कहती पंख लगाकर, दादी कहती पंख लगाकर उड़ जाता है टेम। हाय हाय पुराने लोग टाइम को टेम बोला करते थे। दादी कहती पंख लगाकर उड़ जाता है टेम। हाँ जी हाँ, पूरा पूरा टेम। बहुत अच्छे। केवल कुछ दिन और लिखूंगी, बाबुल का सरनेम करूंगी। आखिरी मंत्र पढ़ रही हूँ। इस पूरे के पूरे दृश्य को आप कितनी भी फोटोग्राफी करा ले, वीडियोग्राफी करा ले, एक जगह बांधना संभव नहीं होता। सुनिए। वर के चंदन और वधू की मेहंदी की हम जोली, बनना बन्नी गाली के गीतों की मीठी बोली, दरवाजे पर वंदन बार लिए मुस्काती की क्या कहने, पलकों तक आकर लौटे नमाकों की झीले, कैसे इतनी याद समेटे, कैसे इतनी याद सहेजे, फोटो का एक फ्रेम। बहुत अच्छे। कैसे इतनी याद समेटे, फोटो का एक फ्रेम। हाँ जी हाँ, पूरा पूरा प्रेम। बस कुछ दिन ही और लिखूंगी, बाबुल का सरनेम करूंगी पूरा पूरा। बहुत अच्छे मनीषा। बहुत शानदार गीत पढ़ा मनीषा ने, एक बार तालियां बजा दें आप। क्या बात। आइए सर, हमारे बीच सम्मानित अतिथि आए हैं, एक बार तालियां बजा दें। जो अंत में आता वो सम्मानित ही होता। मुख्य अतिथि दरअसल कई बार समझ में नहीं आता। वो आपको पता है राजीव गांधी जी कई बार अपनी कार खुद चलाया करते थे। एक दिन उन्होंने अपने ड्राइवर को पीछे बिठाया, कार चलाई बहुत तेज रफ्तार से, तो एक पुलिस पोस्ट को पार किया तो उस पुलिस पोस्ट वाले ने दूसरे पुलिस पोस्ट वाले को फोन किया, बोले कोई आदमी बहुत तेज कार चला रहा, उसे रोको। अगली पुलिस वाले ने रोका, देखा, सैल्यूट मारा और गाड़ी को जाने दिया। अंदर जो अधिकारी बैठा था उसने पूछा भी कौन था? बोले जी कोई बहुत ही बड़ा आदमी होगा। अरे बोले कौन था? बोले कोई बहुत ही बड़ा आदमी होगा जिसका ड्राइवर राजीव गांधी था। कई बात पता नहीं लगता है। मैं स्वागत करता हूं। मैं इसलिए आया हूं कि चिराग जैन को आमंत्रित किया जाए। बहुत बढ़िया गीत मनीषा ने पढ़ा, विदाई का गीत था। वो मुझे ध्यान है, विदाई पे दुल्हन रो रही थी, उसका छोटा भाई देख रहा था, बोले दीदी रो रही है, जीजा जी तो नहीं रो रहे। बोले दीदी तो गेट तक ही रोएगी। उसके बाद जो होगा वो तो सबको पता है। तो मैं क्रम को आगे बढ़ाने के लिए चिराग जैन को आमंत्रित करना चाहता हूँ, जो बहुत बढ़िया। एक बार तो उसके संचालन के लिए तालियां बजाओ। क्या बढ़िया संचालन वो कर रहे हैं, कभी भी उतना ही लाजवाब है। जैन है इसलिए छोटी छोटी कविताएं सुनाएगा। कभी आप सोचो कि बहुत लंबा काव्य पाठ करेगा, ऐसा नहीं है। ये जानता है कि अब कम कीमत में कैसे ज़्यादा काम किया जाए। तो मैं चिराग जैन, एक लाजवाब संचालक, और अभी 9 तारीख को इन्हें काका हाथरसी हास्य रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। एक बार आपकी तालियां इस बात के लिए भी बजाएं। और ये तालियां एक बार और घनीभूत कर दीजिए चिराग जैन को आमंत्रित करने के लिए। जय जिनेन्द्र। कह रहे थे जैन है, छोटी छोटी कविताएं सुनाएगा। मैं दरअसल पदार्थ की कीमत समझता हूँ, दुरुपयोग नहीं करना चाहता। दुरुपयोग होने के लिए तो मैं खुद ही काफी हूँ। वो बाबा तुलसीदास इतनी लंबी चौड़ी रामचरितमानस लिख कर गए, मेरे दादाजी 6 पंक्ति में सुना दिया करते थे। 6 पंक्ति में पूरी राम कथा सुना दूं तो जरा अपने किफायती होने के लिए तालियां बजाना। शुरू करता हूं, अभी रुक जाओ, इतनी भी फालतू मत करो।
टाइम आए तब बजाओ, टाइमिंग खराब होने से गड़बड़ हो जाती है। मैं शुरू करता हूँ, 6 पंक्ति की राम कथा सुनिए, पूरी मैंने अपने दादाजी से सुनी, आप तक पहुंचाता हूँ। कि एक राम एक रावन्ना, वो छत्री वो बामन्ना, वाने वा की सिया चुराई, वाने वा की लंक जराई, राम ने रावण मारन्ना, इतनी सी थी बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथुन्ना। जब इतनी सी बातन्ना से काम चले तो क्यों फालतू की मेहनत करें। हम लोग इधर मेहनत कर रहे हैं, उधर की फोटो खींची जा रही है। यही हो रहा है पूरे देश में, मेहनत कोई और कर रहा है, फोटो किसी और की छप रही है। बहुत अच्छे। जैसे समझदार लोग यहाँ बैठे हैं, ये तय है। मैं ऐसे ही इशारे से बात करूंगा, देखो इससे ज्यादा मैं सीधा सीधा बोल नहीं सकता, मुझे सुरक्षित घर भी जाना है। इसलिए वो पिछले दिनों चीते आए भारत में, चीते। तो मैंने एक चीते से पूछा, मैंने कहा तुम्हें भारत आते हो डर नहीं लगा? बोले ना, हम तो वहीं से बीजेपी की सदस्यता हासिल करके आए। मैं समझ गया आप वोट किसे देते। इतनी देर से चुपचाप बैठे थे, पहले में गजब गजब हो गई भाई। वो उसने गजब कर दी तो फिर गजब नहीं बचेगा। लेकिन सर लोग कहते हैं सरकारें बदलती, कोई सरकारें वरकारें नहीं बदलती। मैं तो लोकतांत्रिक आदमी, लोकतंत्र के तरीके से बात करता हूँ। मुल्क में कभी सरकारें नहीं बदलती। और वो हेलो, ये माइक तो नाम ही लिया था। तो ये माइक भी तो सरकारी है। अरे यार इतने सारे फोटोग्राफर है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इतने तो हम कभी नहीं लाए। हाँ, और ऊपर से लोग फिर अपना मोबाइल लेके भी फोटो खींच रहे हैं। मतलब इन फोटोग्राफरों को भी हो रहा है। कोई बात नहीं, अब रहने दो। अरे उतना ही गुंडा लागेगा वो, कहीं से भी खींचेगा फोटो, ऐसे ही आएगा, छोड़ दो। हम इस लायक नहीं है कि अब हमारी फोटो खींची जाए। अब इस देश में कैमरा एक ही आदमी के सामने अच्छा लगता है। कोई सरकार वरकार नहीं बदलती देश में। 20 साल की राजनीति पढ़ रहा हूं एक टिप्पणी में, और अगर पता लगना चाहिए कि सुजानगढ़ में लोकतंत्र जिंदा है। पिछली सरकार में और वर्तमान सरकार में इतना सा अंतर है। पिछली सरकार में एक मनमोहन सिंह थे, बाकी सारे प्रधानमंत्री थे। इसमें एक प्रधानमंत्री है। भाई साहब बोलने नहीं देते किसी को, मन की बात भी मैं ही करूंगा। वो आडवाणी जी चलेगा शपथ ग्रहण समारोह में, वेटर ने पूछ लिया सर आप क्या लेंगे? बोले लेने तो मैं शपथ आया था, पर तू जल्दी रही ले। भाई साहब ने सबको जल्दी। अच्छा आप देखो, पिछले 10-12 साल से कोई टीवी चैनल खोलो, उस पर भाई साहब, किसी भाषा का टीवी चैनल खोल लो, उस पर भाई साहब, मैंने कसम खाई, मैंने कहा मैं एक ऐसा चैनल देखना शुरू करूंगा जिस पे भाई साहब कभी नहीं आ सकते। मैंने डिस्कवरी देखना शुरू किया। वो भी नहीं छोड़ा। वो डिस्कवरी पर है, जंगली साहब में बेयर ग्रिल्स, तो जानवरों का इंटरव्यू लेता है भाई साहब को। उसने मोदी जी से पूछा, बोले मोदी जी जंगल में शेर आ गया तो आप क्या करोगे? भारतीय राजनीति की ये टीस आप तक पहुंच गया तो मुझ तक पहुंचाना। बोले मोदी जी जंगल में शेर आ गया तो आप क्या करोगे? मोदी जी बोले करना क्या है, मैं शेर से कहूंगा ये पंजे उठा उठा के मत दहाड़, माँ का दूध पिया है तो ईवीएम से चुनाव जीत के दिखा। राजनीति ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चलती रहेगी, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो आनंद में रहने वाले लोग हैं, हमें अपने परिवारों में उत्सव मनाने आते हैं, और हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं कि राजनीति कैसी भी हो जाए, जब तक हम लोगों ने अपने उत्सव जिंदा रखे हैं तब तक राजनीति हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मनीषा जी अभी सुना रही थी, मैं महिलाओं से अच्छा कोई नहीं सुना सकता। हमारी भी तो सोचो, हमसे अच्छा कोई सुन नहीं सकता। चुपचाप सुन लेते हैं चाहे कुछ भी हो। अच्छा मेरा तो ज्ञान इसलिए बहुत अच्छा है कि मेरी 1.5 साल पहले हुई है। 1.5 साल में उसने मुझे इतना ज्ञान दे दिया जो ऋषियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद प्राप्त नहीं होता। सच बता रहा हूँ भाई साहब, मेरी नई शादी, मैंने सुरेंद्र शर्मा जी को फोन किया, ये सीनियर पति हैं,
संदीप जी ये पतियों की दुनिया के अध्यक्ष हैं। मैंने इनसे फोन करके पूछा, मैंने कहा दद्दू मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि अपनी लुगाई का जन्मदिन कभी ना भूलूं। कसम है सुजानगढ़ वालों, तुम्हें केवल वही लोग ताली बजाना जिन्हें बात समझ में आए। मैंने कहा दद्दू मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि अपनी लुगाई का जन्मदिन कभी ना भूलूं। बोले एक बार भूल जा। भाई साहब मैं समझ गया आगे सुख से जीवन कैसे जीना। ऐसे ऐसे सवाल करती है कि दुनिया में कोई माई का लाल इनके जवाब नहीं दे सकता। अभी पिछले दिन मेरा जन्मदिन आया, मुझसे पूछने लगी जानू मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं। मैं कहा तो मेरी बात सुन लिया कर, घर में हंस बोल कर रह लिया कर, कभी ये बड़े बड़े लोग घर आ जाए इनकी इज्जत कर लिया कर, इतना बहुत है। अगली ने 2 मिनट तो सोचा जी, फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। काम तो गिफ्ट से ही चल रहा है साहब। हम कैसे कैसे अपना काम चलाते हैं हम जानते हैं। ये महिला जागृति मंच क्यों बना होगा हम जानते हैं। इन सब पुरुषों को चैन से सोने का मन किया होगा तो इन्होंने महिलाओं को जागृति में लगा दिया। तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। हमारी मन, हाँ ये जो तालियां बजाना यही है, ये हिलने में लगा रखते हैं। किट्टी पार्टियां डलती है महिलाओं की, आपको पता होगा। बड़े बड़े सेठों की महिलाएं किट्टी पार्टियां करती हैं। वो किट्टी में पैसे देती हैं, जेब से पैसे जाता है सेठ जी के। सेठ जी बिना मतलब के जेब से पैसा निकाल दें। वो सोचते हैं 2,500-3 हजार रुपए में 2-2.5 घंटे का सुख मिल रहा हो। तो ये फायदे का सौदा होता है। इसलिए आप सबको जागृति मंच बहुत बहुत मुबारक। नहीं सच बता रहा हूँ, ये गलती इन महिलाओं की नहीं है, ये गलती हमारी है। हम इन महिलाओं के बारे में काफी कुछ बोलते हैं, मनीषा जी को काफी शिकायतें हैं। समस्या क्या है साहब, अगर ये पत्नियां ना हो तो हम कितने लायक हैं, ईमानदारी से बताना। हम क्या क्या कर सकते हैं हमें हमारे बारे में पता है। कभी टिफिन खाली मिलेगा, कभी पर्स भूल जाएंगे, कभी मोबाइल भूल जाएंगे। हम क्या क्या करते हैं, काम हमारे सब महिलाएं ही करती हैं। बस भाभी ताली थोड़ी जल्दी बजाती है। काम हमारे सब पत्नियां ही करती हैं। एक ही समस्या है, बिना ताना दिए नहीं करती। भाई साहब लुगाई अगर बिना ताना दिए आपका कोई काम कर दे तो समझ जाना वो आपकी नहीं है। भाई साहब मैं घर से चला, मेरा कुर्ते का बटन टूट गया। मैंने उससे कहा बटन लगा दे, ऐसे नहीं फटाफट धागा वागा पोके झटाक से आके पास आके बटन लगाने लगी। मैं प्रसन्न हो गया। मैंने कहा कितनी तल्लीनता से मेरा काम कर रही है। वो तो ताना सोच रही थी जी। बोली हम औरतें नहीं होती तो तुम्हारे बटन कौन टाकता। मगर तुम औरतें नहीं होती तो हम कपड़े क्यों पहनते। लेकिन ये सब काम करती हैं और हम लोग इसी तरीके से अपने सुखमय जीवन जीते रहते हैं, जैसे तैसे तरीके बीच के निकालते रहते हैं। अभी पिछले दिनों 25 दिसंबर की दिल्ली की सर्दी भाई साहब, मैं घर पहुंचा रात को 2:30 बजे, अचानक हो हल्ला हुआ कॉलोनी में। ऐसे में वो वीरांगना आगे नहीं आई, मुझे जगाया गया। मैं उठा, नीचे उतरा, सोसाइटी में लड़के लाठियां लेकर घूम रहे। एक को मैंने पकड़ा, मैंने कहा कैसा हंगामा कर रखा है। बोले जैन साहब किसी ने पानी की टंकी में जहर मिला दिया है, हम टंकी साफ करवा रहे, आप पानी मत पीना। मैं वापस आया, सोने लगा। उसने मुझसे पूछा कैसा शोर शराबा था। मैंने कहा कुछ नहीं, आवारा लड़के थे, बिना बात के हल्ला कर रहे थे, तू पानी पी के सो जा। हम सबके मन में भावनाएं एक सी हैं, बस हम थोड़े अहिंसक हैं इसलिए अहिंसक तरीके निकाल लेते हैं। और पति पत्नी संबंधों की अंतिम बात करता हूं। हम सब पति पत्नियों के संबंधों में सिर्फ एक समस्या है, हम सब पति सिर्फ एक गलती करते हैं, अपनी पत्नी के मुख से प्रशंसा सुनना चाहते हैं। ये दुनिया का सबसे असंभव कार्य है। इस प्रयास में आप जितना समय नष्ट करते हैं वो इस अनमोल जीवन का दुरुपयोग कर रहे होते हैं। मैंने करवा चौथ के दिन ट्राई किया भाई साहब। सुबह सुबह उठा 4 बजे, किचन में गया, फ्रिज में से दूध निकाला, गरम कर आके छन्नी वल्ली ढक ढका के रख के आया कि 6 बजे भवानी उठेगी, किचन में जाएगी, देखेगी मेरे हस्बैंड ने मेरा काम किया, मेरी हेल्प कराई, खुश हो जाएगी, मेरी तारीफ होगी। भाई साहब 6 बजे देवी उठी, किचन में गई, मेरे गुलगुली मच रही कि अब मेरी तारीफ होने वाली है।
6 बजे किचन में गई, किचन में जाते ही जोर से चीखती हुई आवाज आई, ये इडली का घोल किसने उबाल दिया। करवा चौथ की सुबह गायब हुआ, अब तक नहीं मिला मुझसे। इसलिए इस प्रकार के प्रयासों से स्वयं को बचाना। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हम लोग आनंद में जीने वाले लोग हैं, प्रसन्नता में जीने वाले लोग हैं। हाँ भाई, क्या दिक्कत है? कुछ लोग आगे से आते जाते रहते हैं, इससे लगता है कि ये मॉर्निंग वॉक की जगह रही होगी, तो वो अभ्यास बना हुआ है। आप लोगों के उत्सव ने इसे जीवंत बना दिया है, इसलिए आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। राजनीति हमसे हमारी आस्थाएं छीन कर ले गई, और अब मुझे नहीं पता कि आप में से कौन किस दल से संबद्ध है। मैं आप लोगों के भीतर की आस्था को जागृत करने का प्रयास करता हूँ। राजनीति हमसे हमारी आस्थाएं छीन के ले गई। आप राम की जय बोलेंगे तो इस दल वाले, राम की जय नहीं बोलेंगे तो इस दल वाले। मैं राम को राजनीति के हाथ छीनकर आपके हाथ में सौंप रहा हूं, संभाल लेना। कि त्याग दी हर कामना, मैं कन्हैयालाल सेठिया की धरती पर खड़ा हूं, मुझे यह एहसास कराना। त्याग दी हर कामना, निष्काम बनने के लिए 3 पहरों तक तपा दिन, शाम बनने के लिए। क्या बात है, वाह। 3 पहरों तक तपा दिन, शाम बनने के लिए। और घर, नगर, परिवार, ममता, प्रेम, अपनापन, दुलार। चौथी पंक्ति आपकी आस्था आपकी हथेली तक पहुंचाएगी कि घर, नगर, परिवार, ममता, प्रेम, अपनापन, दुलार। राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे, वाह। हम लोगों ने अपनी आस्था के प्रतीकों को सौंप दिया किसी और के हाथ में। मैं क्रम में हूं, एक कविता आपको सुनाऊंगा, और वो कविता इसलिए विशेष रूप से आपको सुनाना चाहता हूं क्योंकि वो आप सबकी अपनी पर्सनल कहानी है। सिर्फ समस्या ये है कि भाभी के होते आप स्वीकार नहीं कर पाओगे। मैं आपकी इस व्यवस्था को भी प्रणाम करता हूं कि महिलाएं अलग बैठी हैं, पुरुष सुख से बैठे हैं। आप लोगों ने अपने सुख के लिए इतना बड़ा आयोजन किया है, इसके लिए आपकी निष्ठाओं को प्रणाम करता हूं, और भाभियों की दहशत को भी प्रणाम करता हूं। और महिलाओं के पक्ष में एक बात कह दूं, और अब मैं पुरुषों की ताली मांगता हूं। इन महिलाओं की हमारी जिंदगी में क्या कीमत है, एक टिप्पणी करता हूं, महिलाओं से कहता हूं आप ताली मत बजाना। अगर इनके मन में वो श्रद्धा होगी तो ये तालियां उठाएंगे। महिलाओं की हमारी जिंदगी में क्या कीमत है। आप लोगों ने लॉकडाउन देखा साहब, लॉकडाउन में किसी मंत्रालय में कोई मंत्री नहीं मिलता था, बड़े बड़े विभागों का बजट बिगड़ गया था। उस समय सिर्फ एक डिपार्टमेंट ऐसा था जिसका ना कभी बजट बिगड़ा, ना कभी उस पर ताला लगा। वो इन्हीं महिलाओं की रसोई थी जिसके मैनेजमेंट ने आपके लॉकडाउन को पिकनिक में तब्दील कर दिया। क्या बात है, वाह। ये किया इन महिलाओं ने हमारे लिए। और बताता हूं लॉकडाउन की एक घटना, फिर से आस्था उठे तो तालियां उठाना। लॉकडाउन में मैं बीमार, मेरे पिताजी बीमार, दोनों को हो गया था वही भाई। अब हम दोनों बीमार, मेरी मां को 300 बीमारियां। चाय वाले को कुछ कह भी नहीं सकता, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए। बहुत अच्छे। पर पहली बार चाय वाले को वापस लौटते देखा। लौटेगा लौटेगा, चिंता मत कर। मैं आज, मेरी माँ को 300 तरीके की बीमारियां, लॉकडाउन में मेरे पिताजी को कोविड हुआ, मुझे कोविड हुआ, हम दोनों बीमार, आइसोलेटेड अलग अलग कमरे में। मेरी माँ बीमार ना होके दे, रोज शाम को घोट घाट के गिलोय पिलाए। मैंने एक दिन हंसते हुए कहा, मैंने कहा माँ वैसे तू रोज बीमार पड़ी रहती है, आजकल बीमार होने का फैशन चल रहा है, तू बीमार क्यों नहीं होती। मेरी बात दिया, मैं इन सब महिलाओं को समर्पित करता हूं वो जवाब। मैंने कहा माँ वैसे तू रोज बीमार पड़ी रहती है, आजकल बीमार होने का फैशन चल रहा है, तू बीमार क्यों नहीं होती। माँ बोली बेटा जिसका पति और पूत दोनों बीमार हो, उस औरत को बीमार होने की फुर्सत कहाँ मिलती। ये महिलाओं का योगदान है, इस योगदान का सम्मान कीजिए। हंसी परिहास हम उसी से कर पाते हैं जिस पर अधिकार समझते हैं, इसीलिए हम ये परिहास कर लेते हैं। एक कविता विशेष आपको सुनाता हूँ, वो कविता मेरे कॉलेज की कहानी है। आप सब लोग भी कॉलेज गए होंगे, आपने ये कहानी जी होगी, पिछले दिनों बहुत वायरल हुई। आज सुबह 3-4 लोगों ने इंस्टाग्राम करके कहा, बोले भैया ये कविता जरूर सुना देना। अब मैं उन्हें क्या बताऊं, मेरे पास दूसरी है ही नहीं।
वो नहीं कहता तब भी मैं यही सुनाता। तो मैं वो कविता सुनाता हूँ। वो 3-4 मिनट की कविता है। कविता के बीच में कोई चहल पहल मत करना, क्योंकि कहानी है। एक शब्द भी छूट गया तो पूरी कविता आपके हाथ से निकल जाएगी। दरअसल क्या है, जब कोई लड़का कॉलेज में प्रवेश करता है तो वो ढूंढता है उस एक चेहरे को जिसे देखकर उसे कॉलेज के 3-4 साल काटने होते हैं। और जब कोई लड़की कॉलेज में प्रवेश करती है वो ढूंढती है उस स्कूटर वाले भैया को जो 4 साल तक एक छोटी सी उम्मीद में उसे घर से कॉलेज लेकर जाएगा, कॉलेज से घर लेकर आएगा। लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं, ना तो लड़कों का प्रपोजल एक्सेप्ट करती ना रिजेक्ट करती, पेंडुलम बना के लटकाए रखती है। ऐसा कर लोगे तो शादी कर लूंगी, ऐसा कर लोगे तो पापा जी से बात कर लूंगी। अब वो क्या क्या टास्क देती है, ये इस कविता का सौंदर्य है। थोड़ी देर तल्लीनता मांगता हूं आपको कि कन्या एक कुमारी थी, चूल्हो तो चिंगारी थी, वैसे तेज कटारी थी लेकिन मन की प्यारी थी। सखियों से बतियाती थी, लड़कों से घबराती थी, मुझसे कुछ शर्माती थी, बस से कॉलेज आती थी। अंतर्मन डिस्क्लोज किया, एक दिन उसे प्रपोज किया। पहले वो नाराज हुई, तबीयत सी नासाज हुई, फिर बोली ये ठीक नहीं, अपनी ऐसी लीक नहीं, लिखने पढ़ने के दिन हैं, आगे बढ़ने के दिन हैं, ये बातें फिर कर लेंगे, इश्क मोहब्बत पढ़ लेंगे, अभी न मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। पहला टास्क 5 साल का दिया, लड़का हिल नहीं सकता। अभी न मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। उसने यूं रिस्पॉन्ड किया, प्रपोजल पोस्टपोन्ड किया, हमसे हिम्मत नहीं हरी, मन में ऊर्जा नहीं भरी, रात रात भर पढ़ पढ़ के, नहीं इबारत गढ़ गढ़ के, ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज टॉप किया। ऐसा सबको, आप लोग भी ताली बजा लो, आप लोगों ने नहीं किया था क्या? ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज टॉप किया। अब तो मूड सुहाना था, अब उसने मन जाना था, लेकिन राग पुराना था, फिर एक नया बहाना था। क्या क्या बहाने आते हैं, लेकिन राग पुराना था, फिर एक नया बहाना था। जॉब करो कोई ढंकी, फिर स्टेटस की नौटंकी, कभी कास्ट का पेच फंसा, कभी बाप को नहीं जचा, थक कर रोज झमेले में, नौचंदी के मेले में। एक दिन जी केड़ा करके कहा उसे यूं जा करके, जो कह दोगी कर लूंगा, कहो हिमालय चढ़ लूंगा, लेकिन क्लियर बात करो, ऐसे ना जज्बात हरो, या तो अब तुम हाँ कर दो या फिर साफ मना कर दो। बिल्कुल ठीक है। बाबूजी कन्या को लगा आसामी हाथ से जा रही है, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। महिलाओं के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है जिससे कोई नहीं बच सकता। या तो अब तुम हाँ कर दो या फिर साफ मना कर दो। सुनकर कन्या मौन हुई, हर चालाकी गौण हुई, तभी नया छल कर लाई, आंख में आंसू भर लाई। कभी नया छल कर लाई, आंख में आंसू भर लाई, हिम्मत को कर ढेर गई, प्रण पर आंसू फेर गई। पुनः प्रपोजल बीट हुआ, नखरा नया रिपीट हुआ, थोड़ा सा तो वेट करो, पहले पतला पेट करो। थोड़ा सा तो वेट करो, पहले पतला पेट करो, ज्वाइन कोई जिम कर लो, तो जरा सी डिम कर लो, खुशबू सी खिल जाऊंगी, मैं तुमको मिल जाऊंगी। 3 साल का वादा कर, निज क्षमता से ज्यादा कर, हीरो जैसी बॉडी से, डैशिंग वाले रॉडी से, बेहतर फिजिक बना ना लूं, 6-6 पैक बना ना लूं, सूरत नहीं दिखाऊंगा, तुझको नहीं सताऊंगा, रात और दिन श्रम करके, खाना पीना कम करके, रूखी सूखी खा करके, सरपट दौड़ लगा करके, सोने सी काया कर ली, फिर मन में ऊर्जा भर ली, उसे ढूंढने निकल पड़ा, किंतु प्रेम में खलल पड़ा, चुन्नी बांध पुछल्ले में, किसी और के छल्ले में। चुन्नी बांध पुछल्ले में, किसी और के छल्ले में, वो जूही की कली गई, किसी और की गली गई, शादी करके चली गई, हाय रे किस्मत छली। थका थका हारा हारा, मैं बदकिस्मत बेचारा, पल में दुनिया घूम लिया, हर फंदे पर लूम लिया, कभी मिली तो पूछूंगा, अपने आंसू पोंछूंगा, क्यों मेरा दिल तोड़ गई, प्यार जता कर छोड़ गई, कुछ दिन बाद दिखाई दी। दिखती जरूर है भाई साहब, वो थोबड़ा जरूर दिखाती है जिसमें अब हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ दिन बाद दिखाई दी, वो आवाज सुनाई दी, छोड़ा था नौचंदी में, पाई सब्जी मंडी में।
प्रैक्टिकल कर रहा हूँ कविता को। भाभी जो जो सुबह थैला लेकर सब्जी मंडी जाते हैं उन सबका चरित्र चित्रण है। छोड़ा था नौचंदी में, पाई सब्जी मंडी में, कैसा घूमा लूप सुनो, उसका अनुपम रूप सुनो। वो जो एक छरहरी थी, कंचन देह सुनहरी थी, अब दो की महतारी थी, तीजे की तैयारी थी। उलझे उलझे बाल हुए, फूले फूले गाल हुए, इन बेढंगे हालों ने, दिल के फूटे छालों ने, सपनों में विष घोला था, एक हाथ में झोला था, एक हाथ में मूली थी, खुद भी फूली फूली थी। बहुत अच्छे। एक हाथ में मूली थी, खुद भी फूली फूली थी, सब सुंदरता लूली थी, आशा फांसी झूली थी, विदिना के ये खेल कड़े, देख रहा था खड़े खड़े, तभी अचानक सगे हुए, दो बच्चों से लदे हुए, चिक चिक से कुछ थके हुए, बाल वाल सब पके हुए, एक अंकल जी प्रकट हुए। एक अंकल जी प्रकट हुए, दर्शन कितने विकट हुए। 52 इंची कमरा था, इसी कली का भ्रमरा था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। 52 इंची कमरा था, इसी कली का भ्रमरा था। तूफानों ने पाला था, मुझसे ज्यादा काला था, मुझसे अधिक उदास था वो, केवल 10वीं पास था। रानी साथ मदारी के, फूटे भाग बेचारी के, घूरे मेला लूट गए, तितली के पर टूट गए, रचा स्वयंवर वीरों का, मंडप मांडा जीरों का, गरम तवे पर फैल गई, किस खूसट की गैल गई। बिना मिले वापस आया, बहुत दिनों तक पछताया, अब भी अक्सर रातों में, कुछ गहरे जज्बातों में, पिछली यादें ढोता हूँ, सबसे छुपकर रोता हूँ, मुझ में क्या कम था ईश्वर, किस्मत में गम था ईश्वर, अब भी आंसू बहते हैं, भाग्य इसी को कहते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। कविताएं कैसे सुनी जाती हैं ये कोई सुजानगढ़ वालों से सीखी। किसी कवि सम्मेलन के 2 क्षण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसकी सफलता का पैमाना होता है संदीप जी। एक क्षण वो जबकि तालियों का ऐसा कलरव हो कि कुछ और सुनाई ना दे, और दूसरा क्षण वो कि ऐसा सन्नाटा हो जाए कि सुई भी गिरे तो आवाज सुनाई दे। सुजानगढ़ ने वो दोनों पल हमें आज दिखाए हैं, मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूं। अब मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूं जो कुछ छुपाते नहीं है, वो कह देते हैं, लेकिन कहते हैं व्यंग्य में, कहते हैं सटायर में, और व्यंग्य में कहने का सलीका ये होता है। लेकिन संपत सरल जी के राजस्थान के लाडले पूत संपत सरल जी ने किया है, और उनको सुनने के लिए अतिरिक्त दिमाग का होना जरूरी है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, संपत सरल जी को सुनने के लिए तैयार होना। कि उसे काटा गया, रौंदा गया, पीसा गया हरदम, सबक गेहूं से लेना क्यों ये दुनिया भूल जाती है। किसी भूखे की खातिर देखिए किरदार रोटी का, दहकते कोयलों पर भी खुशी से फूल जाती है। रोटी जैसा जिंदगी जीने वाले जोरदार तालियों के बीच आवाज दीजिए संपत सरल। आप सब लोगों का अभिवादन। महिला जागृति समिति आपका आभार, और भाई संदीप भुतोड़िया जी, आपने बड़े मन से इन कवियों को आमंत्रित किया अपने जन्मभूमि पर सुजानगढ़ में, आपका अभिवादन। महिलाओं को लेकर के बहुत बात हुई, मैं बहुत खुश हूँ कि महिलाएं जागृत हो रही हैं और इस तरह के काम कर रही है। कि देखता हूँ कई लोग से परिवार आए हैं, और होना भी चाहिए। आप शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरो। महिलाओं को लेकर के काफी कुछ कहा गया। स्त्री का त्याग, और वो भी भारतीय स्त्री का, संसार में कोई उसका मुकाबला नहीं है। वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा, पति मेरी बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली, मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। आपा तो कह जी देखो, शेखावाटी का आदमी आज 100 की उम्र खून में है। जितनो आदमी सहज रहेगो उतनो ही आनंद है। वो एक बूढ़ो आदमी डॉक्टर का करने गए, बोलो डॉक्टर साहब घुटना में तकलीफ है। डॉक्टर घुटना चेक करके एक पर्ची मार दी, बोले बाबा जी दोनों टाइम रगड़ जो। वो पर्ची देख करके पूछो डॉक्टर साहब लिखेड़ी बिना लिखेड़ी कौन सी तरफ से रगड़नी है।
और महिला की पीड़ा अवर्णनीय है। हाँ 70 साल की विधवा डॉक्टर का करने गई, बोले डॉक्टर साहब आंखों में तकलीफ है। डॉक्टर आंख चेक करके बोले माता जी ये बीमारी को एक ही इलाज है कि आंखों में घर में हाथ से उपाड़े और काजल गालो। बोले बेटा गालो 45 बरस पहले रो रो काटियो। तो जो भुगते वो ही जाने हैं जी। राजनीति को लेकर के तमाम तरह की बातें हुई। अब क्या बोले राजनीति के बारे में। तो एक कार्यक्रम में सामने एक विधायक बैठे, मुझे पता नहीं किस पार्टी के, मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो? बोलो नहीं बीजेपी में है, कांग्रेस में आधे घंटे पहले थे। पता ही नहीं लग रहा कौन किधर से आ रहा किधर जा रहा है। और ये समस्याएं आने जाने की थोड़े दिन की हैं, फिर इंडिया डिजिटल हो जाएगा तो ये सांसद और विधायक आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। और पुराने और रिटायर्ड विधायक सांसद भी निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कह रही है, उसके बावजूद 24 घंटे कांग्रेस में तोड़फोड़ में लगी रहती है। इतने सारे कांग्रेसी भर लिए, इतने तो उनके खुद के नहीं है, पार्लियामेंट में खुद के नहीं है जितने दूसरी पार्टियों को भर ले। अगर यही हालत रही तो अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हो सकता है हाथ के पंजे में कमल का फूल। बहुत अच्छे। शाम को जिसको चोर कहते हैं, सुबह उसको पार्टी में ले लेते हैं, वो उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। अब ऐसे में भी अगर राजनीति पे नहीं बोले तो फिर क्या करें बताओ। कई लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि साहब आपको कभी कोई धमकी या कोई ताना या कोई अपशब्द कुछ इस तरह की मिलते हैं क्या? मैंने कहा ये समस्या मेरे साथ नहीं होती कभी भी, क्योंकि सोशल मीडिया मैं इस्तेमाल नहीं करता, किताबें वो नहीं पढ़ते, तो धमकी उमकी मिलेगी कहां से? और चीज होती भी हो तो सहज भाव से सब करा लेते। इस देश में मूर्खताओं से बड़ी चहल पहल है, और ये सोशल मीडिया आया इसने अपने आप को हमको गंभीर बना दिया, गहरे सोचते ही नहीं है। अब आप मूर्खताओं से चहल पहल देखो देश में कि हलाल और झटके पर बहस हो रही है, कब बकरे से कोई मर्जी नहीं पूछ रहा। तो निरर्थक जो चीजें हैं उसी में देश को उलझा रखा है। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए पिछले बार, तो एक ने कहा, वो जानता था भाई मैं व्यंग करता रहता हूं लेकिन ये तो फिर जीत रहे हैं। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है, लेकिन मैं होमवर्क नहीं लेता। मैंने कहा हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। वो एक इनकम टैक्स के अधिकारी ने तो सच में मजाक की, भले आदमी थे। बोलो किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे, इतना तीखा मत बोला करो। मैंने कहा साहब भिजवा दो। एक हिंदी लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? क्या बात। और अगली जो बात मैंने की, तालियां उस पे उठेंगी। फिर भी मैंने कहा जबरदस्ती ऊपर के दबाव में किसी को भिजवाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। कोई बात है जी। हमारे जिला कलेक्टर चूरू श्री अभिषेक सुराणा जी हमारे बीच आ गए हैं, तालियां बजाकर स्वागत करें। चलो यार ये तो पता लगा कि आपके जिले का प्रशासन रात को भी सुनता है। भाई तालियां जोरदार। बिराजो साहब, एक रचना मैं आपको सुनाता जी, हूँ। स्वागत। अपनी सीना है। हाँ। सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कुछ राजस्थानी और इस तरह का सुनाने का, मैं सुना देता हूँ, हालांकि मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूँ। अब वही लोग बचे हैं जो या तो सुरेंद्र शर्मा जी को सुनना चाहते हैं, फिर जो दूसरों के साधन पर आए हैं। राजस्थानी तो आपनी है कि है जी कि भी मैं कविता की जरूरत ही नहीं है। ये चीज मैं सुनाया कौन करूं, लेकिन आदेश सुरेंद्र शर्मा जी को आजकल कम कर दी।
कई बार मलमास लाग जाए तो कोई शुभ काम नहीं हो, कई बार तारो लाग जाए तो बहन बेटी को फिर सासरे आन जान बंद हो जाए। अभी तारो लागवाना आपने देश की भाषा में बोले तारो डूबनो। अब एक नई नई बहू बेचारी पीर जाने के लिए बैठी तारो डूब पालो। अच्छा तारो कब डूबे कोई बात के लिए आपने सासू ने पूछ भी नहीं सके, क्योंकि तारो जी का जेठ जी को नाम। तो एक दिन परेशान होकर के अपनी सासू ने पूछो, बोले सासू जी हो जेठ जी को नाम कब डूबेगा? सासू बोली बहू हो तो तुम्हारी बीती नहीं डूबू। अरे तो हास्य बिखरेड़ो पड़े ये बैठो कहते सुजानगढ़ का बस स्टैंड पे कोई चाय की दुकान पे कोई 3-4 बिड़ का भी सुना जाए। अच्छा जमाई सास रह जाए एक चक्कर 56 भोग नहीं खाना, सासू का हाथ को चूरमो। अब गयो सासू बेचारी बोली लुगाई भी नहीं के पतो चूरमा के लिया, भाभी ने कटी रोटी डाल दी। तो वो जवाई बाएं हाथ से जीम रहे हो। राजस्थानी को विरोध को भी एक तरीको है, बाएं हाथ से जीम रहे हो। सासू थोड़ी देर देखती फिर पूछ लियो कमर साहब आज बाएं हाथ से रोटी कहीं जीम रहे हो? जन हाथ पे कोई चोट वोट लाग गई? बोलो ना जी कोई चोट वोट कौन लागी, मैं सोच रहा हूँ चूरमा वालों हाथ कड्डी के लिए क्यों खराब करा। अच्छा वो एक जवाई चले हुए सास विदाई की टाइम सासू तिलक करके कुछ नगद रुपया देने जिन्हें जुआरी बोले, कई जवाई तो ही चक्कर में चक्कर काटता रहा। तो आप मारवाड़ी लोग क्या है कि दिशा विशा को ध्यान बहुत रखा। तो वो तिलक की टाइम पूछ लियो, बोले सासू जी मुंह कौन सी तरफ करना है? सासू बोली जवाई जी ससुराल आए 15 दिन होगा, मुंह थारे घर की तरफ करो। अच्छा मैं तो कहे पहले तो झुंझुनू माँ अब मैं भी नीम का थाना में आ गया। वो मारे गांव में एक आदमी का पहली बार पिताजी गुजर गया, पहली बार। तो आपका दोस्त ने बोले यार देख मैं तो जिंदगी में पहली बार 12 दिन बिजी रहूंगा। इस सोशल मीडिया के चक्कर में बिजी रहे वो टीम उन लोगों ने। और बोले तू ये बाड़ो ले पिताजी ने हरिद्वार का लिया। तो वो दोस्ती के नाते बोले ठीक है भाई चलो। अच्छा वो भी होशियार आदमी, पूरा बाड़ो तो खुद जिमगोर का पिताजी ने गड्ढे बीच में ही गिरा है मेरे गाजियाबाद के आसपास। और वापस आ गो 12 दिन निकल गया। एक दिन भी दोस्त ने खटको हो जी का पिताजी मरिया गयो ठेठ को नहीं पूछो मैं तो जल्दी कहीं आयो। अब दोस्त ने डायरेक्ट पूछ कौन सके, तो वो तरकीब से पूछो, बोले यार रात में सपना में मेरा पिताजी आया। वो बोले तू अजीब आदमी ना हरिद्वार भेजो, पूरा बाड़ो तो खुद खाओ और मान दो। वो बीच में पट गए। अभी दोस्त को जवाब सुनो और आनंद लो। बोले यार बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मैंने दुख की बात को है कि तेरा बाप में मर करके भी अकल नहीं आई। सपना में जितनो अठीन चाले उतनो बढ़ीन चालतो तो हरिद्वार पहुंच जाता। बहुत अच्छे भाई। यह सब राजस्थानी का रंग है जी। तो अब क्या कि एक कृत्रिम जीवन जीवा लाग का तो ये सब चीजें छूट गई। अब टेलीविजन सोशल मीडिया में ह्यूमर सटायर ढूंढे तो घड़ा से मिले। एक लघु कथा मैं आपको सुना। स्वागत है। मीडिया के लोग यहाँ बैठे हैं। चलो इस लोकसभा चुनाव के बाद बैठने तो लगे, अब तक तो लेटे हुए थे। क्या कहने, वाह 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 वाह। मजाक कर रहा हूं, बुरा मत मानना। मीडिया खबरों को किस तरह से तानता है। एक जमाना था धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, सारिका, रविवार और अखबारों में अलग से साहित्य का पन्ना आता था। अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। धर्म है, क्रिकेट है, सुडोकू है, यही सब भरे रहते हैं उसमें। कहीं साहित्य, कला, संस्कृति दिन लिखेंगे आपको। मोटा मोटी अखबार अब 3 चीजों के लिए पढ़ा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नहीं निकलते। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आके बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। क्या कहने, वाह 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 वाह। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा भैया रुपया चाहे की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली ले जाएगा। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया कि संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ जी, आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद कर बांटता है। और टेलीविजन चैनल वालों ने तो हद ही कर रखी है, खबरों को ऐसे तानते हैं। मैंने तो 2019 में टेलीविजन का कनेक्शन कटा लिया था, आपको सच बता रहा हूँ। और हम इतने डरे हुए रहते हैं घर वाले कि बंद स्क्रीन भी ढक के रखते हैं।
वहीं से मैंने एक लघु कथा निकाली, ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे, और देते नहीं, फैलाते थे। क्या बात है। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब कहानी यहां से शुरू होती है 10 लाइन की। एक दिन जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और इस बार आपकी तालियां रुकेंगी नहीं, छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। और व्यंग का इतना असर होता है, सच में एक कवि सम्मेलन में सामने से एक श्रोता खड़ा हुआ, उसकी बात पर आप तालियां बजाना, कितने जागरूक हैं लोग। बोलो संपत सरल जी, इसमें 11वीं ब्रेकिंग न्यूज और जोड़ो, राजा गीले पानी से नहाया। जब जो कुछ होना चाहिए वह न होकर के जो नहीं होना चाहिए वह होता है, तो व्यंग पैदा होता है। क्या बात है। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, आप ही रहते हो। नहीं, ऐसे लगता है ना पूरी भीड़ का लोड 2-3 लोगों पे आ गया। वरना एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, ओहो, जब तक अक्ल दाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती। और एक निवेदन कर दूं, माताएं बहनें बैठी हैं, प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकते। बात अच्छी लगे तो आपको ताली बजानी है, इनके तो खिलाफ बोल रहा हूं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया, नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाओगे, अरुण जेमनी के लिए कह रहा हूं। हालांकि एक हरियाणा के आदमी ने प्रेम विवाह किया, बात तो यहीं खत्म हो जाएगी। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, सैर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना। ये प्यार मोहब्बत ये सब आदमी को कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए। और मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, इसलिए मुझसे तो कौन प्रेम करती, मरते हुए तो कौन मरेगा। क्या बात है। हाय 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 हाय। लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थी, एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी थी। तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे, या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याहे गए, मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। हिंदुस्तानी आदमी आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता।
14 फरवरी को श्री राम सेना वाले तो ये कहते थे कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे, और सरकार पुलिस को ये कहते थे कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते उनको पुलिस वाले पीटते हैं। ये वैलेंटाइन डे वगैरह है क्या? मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे एक सोने का हिरण है जिसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करती है। कबीर को, सूर को, तुलसी को मीर पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय। जिन नौजवानों के कंधों पर चुनौतियां हैं, देश की, समाज की, परिवार की, कैरियर की, एक निवेदन कर दूं, कोई प्यार मोहब्बत जैसी बात नहीं, सब ये मीडिया, सोशल मीडिया का खेल है कमाई का। समय बदल गया, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया, परवाना जलने की गरज से जाता है तो चिपकली खा जाता है। पूरी दुनिया में आप इस समय देख लो, ये सारी समस्याएं भारत की नहीं है जिन पर हम व्यंग कर रहे हैं। हमास का इजराइल से युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया उलझे हुए हैं। ये सारा झगड़ा किसका है? ये झगड़ा है, दो चीजें होती हैं, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है। जब हम सब पे कम थे तब भी बाजार था। दोनों में अंतर ये है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। क्या कहने? वैक्सीन बना ली, बीमारी फैलाओ, हथियार खूब पड़े, युद्ध करवाओ, जिस दिन उनका काम हो जाएगा उस दिन को नया फंडा ले आएंगे। तो जो जीवन है उसको मौलिक रूप में जीना चाहिए, और गैर जरूरी और ये सब सारी चीजें हैं इनको गांधी समझते थे, उसी रास्ता वही ठीक है। विचारों से पारंपरिक प्रगतिशील रहो और जीवन पारंपरिक जीवन। क्या बात है, वाह वाह। एक रचना मैं आपको सुनाता हूँ, समय की अपनी सीमाएं। कलक साहब को मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ। अब में बौद्धिक लोग अब कवि सम्मेलनों में धीरे धीरे कुछ कम हो गए थे, लेकिन अच्छा लगता है। मैं 38 साल पहले सुजानगढ़ आया था, नया समय था मेरा, जीवन का शायद चौथा कवि सम्मेलन रहा होगा, लेकिन उसके बाद कई बार आया। लेकिन आज जो श्रोता वर्ग है और जिस तरह का मैनेजमेंट और प्रबंधन आप लोगों ने किया और जिस मनोयोग से कवियों को सुन रहे हैं, मैं निश्चित ही आपका अभिवादन करता हूँ। एक रचना सुनिए। स्वागत वैसे। सब लोगों ने पुरानी बातें सुनाई, समय ऐसा था वैसा था। देखिए, व्यंग का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खराब है। व्यंग्यकार इसलिए व्यंग करता है कि जो चल रहा है उसे बेहतर चाहिए। न पहले सब कुछ अच्छा था, न अब सब कुछ खराब है। वो चिराग जैन कह रहे थे वहाँ होटल में, बोलो देखिए भाई साहब क्या खराब जमाना आ गया। एक टाइम ऐसा था, दिल्ली में बाजार में 5 रुपए लेके निकलता था और घंटे भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा चिराग अब ये संभव नहीं है, क्योंकि हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे लग गए। चीजें तो बदली हैं, बस इतना है कि हमने उस बदलाव की कीमत ज्यादा दी। एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी है। क्या कहने? 15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गालों पर तमाचे हैं कि सरकारें 75-77 साल में देश को शुद्ध पानी नहीं पिलाती। वहीं से मैंने एक रचना निकाली। पुराने समय में सुविधाएं कम थी, सुख बहुत था, संघर्ष था तो रोमांच भी बहुत था। आज हमने क्या खोया, पुराना समय कैसा था, उसी का तुलनात्मक अध्ययन है। स्वागत वैसे। और एक ये थोड़ा मोबाइल भी कम करो। आदमी के पंजे में मोबाइल क्या आया, आदमी खुद मोबाइल के पंजे में आ गया। क्या साहब, पूरी दुनिया धंधे पे लगी हुई है। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर यह दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता है वो भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर कवि सम्मेलन की एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपसरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। किताबें पढ़ो, बड़ों के साथ बैठो, तब एक रचना। वे भी क्या दिन थे, लेकिन कुछ चीजें बदली भी हैं, जैसे भ्रष्टाचार में गिरावट आ गई। क्यों कलक साहब, आई गई होगी मेरे ख्याल से। भाई सही जानकारी तो प्रशासन के लोग ही दे सकते। रेट डबल हो गई, गारंटी आती है। आवेदन एक ने किया, आजकल कितने पेपर लीक हो रहे हैं। कभी सोचता था आदमी
वही मास्टर जी पढ़ाने वाले, वही पेपर बना रहे हैं, उसी क्लास में बैठ के परीक्षा हो रही है, वही मास्टर जी पेपर चेक कर रहे हैं, और मजाल बच्चा इधर भी मोड़ ले गर्दन। क्या ये तरक्की नहीं है? तरक्की ये नहीं है कि कितने फ्लाईओवर बने, कितने एक्सप्रेस वे बने, कितने हाईवे बने, कितनी गगनचुंबी इमारतें बनाई। तरक्की है तो समय के हिसाब से सुविधाएं जुटाता आदमी। तरक्की ये है कि समाज में भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ और बेईमानी कितनी घटे। क्या बात, वाह। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई सातवें की। अब ताली बजेगी, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया। क्या बात। इस देश में कोई संकट नहीं है, सिर्फ चरित्र का संकट है। वो ठीक हो जाएगा, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। क्या कहने, वाह वाह। और अगली पंक्तियों पर आपकी मोहब्बत मिलेगी, बड़े मनोयोग से इन्होंने कवि सम्मेलन जुटाया है। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त और परिवार में बोलचाल बंद है। क्या बात है, वाह भाई साहब, वाह वाह वाह। सुरेंद्र शर्मा जी 55-60 साल से कवि सम्मेलन में सक्रिय हैं। 45 साल अरुण को हो गए, 37-38 साल से मैं भी हूँ, 40 साल से। उसके बावजूद आप 2 पैसे देते हो, हमारे घर चलते हैं, बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम सुविधापूर्ण जीवन जीते हैं। उसके बावजूद ये कवि सम्मेलन हमारे लिए धंधा नहीं, एक मिशन है। क्या बात है। लोग घरों से निकलना बंद हो गए, अड्डेबाजी बंद हो गई, आपस का बोलचाल बंद हो गई। हमारी कोशिश रहती है मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। और अंतिम बात जो कहता हूं, महिला जागृति जो संस्थान है उसके लिए समर्थन करना। आप हमारी कोशिश रहती है मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। क्या कहने, वाह वाह वाह। तकनीक की सीमाएं हैं। तब देखें पुराना समय, तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। क्या बात। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। देखो, बड़ा आदमी बड़ी बात कहता है, कितना शोर है इस देश में। लाखों मुकदमे तो माइक और डीजे के हैं। सेठिया जी ने उस समय कहा कि मौन प्रार्थनाएं जल्द पहुंचती है ईश्वर तक, क्योंकि वो मुक्त होती है शब्दों के बाहर से। क्या कहने। तब हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे। वाह वाह वाह। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, मातृभाषा। अब तो हिंदी बोलने में शर्म आती है। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी। और इतनी देर गए, आप सुन रहे हैं, अगली पंक्ति का मर्म आप समझेंगे, तालियों से बताएंगे। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। क्या कहें। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। वाह। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। वाह। पुराना समय याद करो। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही तो होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी भी गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा ये गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था।
तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपके हाथ उठेंगे। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं, जिसमें बेकाबू टेक्नोलॉजी, और नतीजा क्या हुआ? सुरक्षा बोध, डर, लाखों करोड़ों जमा है, उसके बावजूद चिंता रहती है कल क्या होगा। अपना बचपन किशोरावस्था याद करो, 2 जोड़ी कपड़े होते थे, वो भी घर में किसी बड़े के फिट करवा लिए। प्रेस भी तकिए के नीचे दबा के करते थे। आज वार्डरोब आलमारी कपड़ों से भरी है और आदमी तय ही नहीं कर पाता आधे घंटे तक कि किस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करेगा। क्या बात है, वाह। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा ले कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनते। जिंदाबाद भाई साहब। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी। जो राम जन जन का था उसको एक अयोध्या तक सीमित कर दिया। तब देखें आप, उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बालियों और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। शूर्पणखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है। और अगली पंक्तियों में देखना, हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती। क्या बात। आहा। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। क्या बात है। समापन की ओर बढ़ता हूं। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। अब व्यंग देखें, यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय यात्रियों का मनोविज्ञान देखना और पकड़ दो तो मुझे बताना। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। क्या कहने। आहा। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से शाही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। रात को 10 बजे भी सादा पानी मारते हो। ये भी क्या करे, 8 बजे बंद हो जाते। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। क्या बात है। और इसके समापन का बंद है, वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। कुछ भी कहो साहब, प्रधानमंत्री के मन की बात से रेडियो के तो अच्छे दिन आए, ये तो मानना पड़ेगा। जो है, पहली बार जब रेडियो पे मन की बात की तो राष्ट्रपति ओबामा थे। उन्होंने अमेरिका से बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। क्या कहने। नई पीढ़ी के बच्चों को पता है, रेडियो लाइसेंस से बजता था, जिसको 10 साल बाद पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराने जाना पड़ता था। किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीत माला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकीनंदन पांडे और रामानुज प्रसाद सिंह के समाचार। और आपकी मोहब्बत मिलेगी, गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबी से सुनते हैं। क्या बात। बहुत मन से एकाग्र होकर के आपने सुना।
बहुत आनंद आया। अंतिम पंक्ति में पढ़ करके अपनी जगह ले रहा हूं। जाते समय तालियां बजा देना, वरना पूरा फिर शुरू कर दूंगा। ये महिला जागृति समिति के नाम पर उनके लिए तालियां बजाना, इतने मनोयोग से इतना बड़ा काम किया। सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है, तब हमारा जीवन कछुए की तरह था। आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा। क्या बात, वाह। लोकतंत्र बैठकर कविता सुन रहा है। लोकतंत्र के 4 हिस्से होते हैं, एक विधायिका, एक न्यायपालिका और एक प्रशासन कार्यपालिका, चौथे आप जनता है ही। तो सबसे पहले मैं आवाज देना चाहता हूं, श्री अभिषेक जी सुराना हमारे बीच में हैं, जो कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिला कलेक्टर चूरू हैं। उनको बुके भेंट करेंगी श्रीमती सुषमा मुंदड़ा जी, जो महिला जागृति मंच की अध्यक्षा हैं। ताली बजाओ भाई। हमारे बीच में डॉक्टर शरद कुमार व्यास जी, RGHS वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, स्वयं कवि और लेखक हैं, मुझे बताया घनश्याम जी ने। मैं चाहता हूं कि उनको बुके भेंट करें श्रीमती सज्जन बुकाड़िया जी, जो महिला जागृति समिति की सचिव हैं। श्री मनोज कुमार मेघवाल जी, MLA सुजानगढ़। गए ना, ठीक है। लोकप्रिय वो भी उतने ही है। नीलोफर जी गौरी हमारे बीच में होंगे, सभापति नगर परिषद सुजानगढ़। मैं भाई साहब अनुरोध करता हूं कि अच्छा नीलोफर जी आइए, मेरी गलती नहीं है जी। तो कुल मिला के आपने हमारी विधायिका का प्रतिनिधित्व कर दिया है। आइए, सामने प्रेस भी है और जनता भी है। लोकतंत्र पूरा सुजानगढ़ में कविता सुन रहा है। एक बार इस बात के लिए तालियां बजाएं। और मैं नीलोफर जी के स्वागत के लिए श्रीमती राजकुमारी भूतोड़िया जी से अनुरोध करता हूं कि वे उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करें। अब मैं इन तीनों से अनुरोध करता हूं कि मां सरस्वती के चित्र को माल्यार्पण करें। हो गया?